नमस्कार। परमार क्लासेज फॉर साइंस में सभी का स्वागत है। मैं पवन शर्मा आज आपको कक्षा 12वीं अनिवार्य विषय हिंदी का जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। जैसा कि इसका जो पहला पेपर है वह पहला पेपर जो पेपर का पहला प्रश्न है, इसमें आपके लिए अनसीन पैसेज आया है। इसको हम अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। इस गद्यांश को सभी पढ़ें और पढ़ कर के आपको इसमें सभी को जवाब देना था। जैसा कि ये जो गद्यांश है इसमें बताया गया है और उसके माध्यम से जो पहला प्रश्न बनता है वह पूछता है इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें आडंबर हो नहीं सकता है, बुद्धिहीन हो नहीं सकता है, अबोध और सुख और दुख इनमें से एक होगा। लेकिन अधिकतर कवि इसमें सुख और दुख की बात कर रहा है। अतः जो आपका पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का सही आंसर है आपका सुख और दुख अर्थात अ। दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में सुखी कौन है, तो इसका भी अ नंबर सही है। जिसका मन बस में नहीं है, बस में है वही सुखी है, और जिसका मन बस में नहीं है वह संसार में दुखी माना जाता है। तीसरा है मानव किसके लिए जी रहा है, तो इसका सही आंसर है विधाता की योजना के अनुसार, अर्थात जैसा विधाता चाहते हैं वैसा ही मानव जीता है। मिथ्या आडंबर कौन रचता है, 4 नंबर प्रश्न है। तो जिसका मन अपने बस में नहीं होता वह अधिकतर मिथ्या आडंबर रचता है। 5वां प्रश्न है अबोध कौन है, जो यह समझता है कि वह दूसरों का भला कर रहा है या उपकार कर रहा है। सुख और दुख क्या है, 6 नंबर प्रश्न है। इस 6 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि सुख और दुख ये मन के विकल्प होते हैं, अर्थात भाव होते हैं। इस प्रकार मित्रों आपके 6 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगला जो 2 नंबर प्रश्न है वह आपका अनसीन पद्यांश है। इसमें आपको वही माध्यम रहेगा, पहले आपको पद्यांश पढ़ना था और पढ़ करके आपको इसमें से जवाब देना था। तो यह जो रचना है मेरा बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसमें से ये आपके लिए गद्यांश दिया गया है जो पहले कक्षा 12वीं में पाठ 9 के माध्यम से चलता था। इसमें जो 7 नंबर प्रश्न है उसमें बताया गया है रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, तो यह लेखिका को आनंद दिलाते थे। क्या दिलाते थे? आनंद। 8 नंबर प्रश्न है जयमाला किसकी बनी हुई है, तो जयमाला आंसुओं की बनी हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है कि सबके चेहरे क्यों चमक उठे, तो सबके चेहरे मुस्कान देख कर के, अर्थात लेखिका की जब मुस्कान देखी तो घरवाले प्रसन्न हो गए। 10 नंबर है कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो इस पद्यांश का बचपन के बारे में बताया गया है, अतः इसका जो उचित शीर्षक है वह बचपन होगा। दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया, 11 नंबर में बताया गया है, तो दादा ने चंद्रमा को दिखलाया था। और 12 नंबर है नैन नीर युक्त का अर्थ है तो आंसू भरी आंखें, इसका द नंबर सही है। अगला प्रश्न आता है आपका 2 और इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, तो भाषा ही हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। 2 नंबर में बताया गया है कि भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। तीसरा है घोड़ा सवारी के काम आता है, सीधा सीधा अर्थ लिया जा रहा है, अतः इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। और 4 नंबर में बताया गया है कि जो लक्षणों के आधार पर जो बोध कराती है उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। 5 नंबर में 4 चंद्र की चंचल किरणें, अतः च वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और 6 नंबर में बताया गया है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है किंतु अर्थ भिन्न होता है, अतः यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 3 में आपके लिए जो प्रथम प्रश्न है उसमें आपको अंग्रेजी के शब्द है उनका हिंदी अर्थ देना है। तो पहला है नोटिस, और नोटिस का आशय होता है सूचना, और दूसरा है सर्कुलर, और सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। इसमें प्रश्न नंबर 2 है शब्दकोश क्या है, तो किसी भी भाषा के अर्थ को ग्रहण करने के लिए जो संग्रह काम में आता है उसको शब्दकोश कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इंटरनेट
पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट के माध्यम से जब खबरों को हम आदान प्रदान करते हैं उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में ईमेल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यशोधर बाबू प्रश्न नंबर 5 में अपनी घरवाली के आधुनिकताओं सा आचरण करने पर क्या कहकर मजाक उड़ाते थे? तो वे उसको बूढ़े मोह मुहासे, लोग करे तमाशे आदि कहकर के या सम हाउ इंस्पायर के नाम से कहकर के उसका मजाक उड़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 6 में सिल्वर बेंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? तो इसमें शादी की 25वीं सालगिरह यह इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 में जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? क्योंकि उसके पिताजी इधर उधर आवारा घूमा करते थे, अतः खेती का काम करने के लिए उन्होंने उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया था। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? तो प्रश्न नंबर 8 में बताया गया है। तो इसमें लेखक को अच्छा इसलिए लगने लगा क्योंकि वह अकेला रह करके अपनी नई कविता के बारे में सोच सकता था तथा उसका अभ्यास कर सकता था। प्रश्न नंबर 9 में कवि रघुवीर साय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम पूछ रहा है। तो रघुवीर साय ने हंसो हंसो जल्दी हंसो, खूंटियों पर टंगे लोग नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न नंबर 10 में महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और फर्रुखाबाद में होने लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 11 में स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? तो लेखक का ध्यान पढ़ाई में उस समय लगने लगा जब उसकी मित्रता बसंत पाटिल से हो गई थी तथा उसके अच्छे कार्यों से अध्यापक उसे शाबाशी देने लगा। उस समय लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें भाषा सरलता का प्रयोग करना चाहिए और नंबर 2 हमें मुद्रित माध्यम में जो भी लिखाई है वह साफ साफ एवं उसकी टाइप करा करके 3D स्तर पर उसको लिखना चाहिए। तथा तीसरी बात, मुद्रित माध्यम के लिए हमें जो बातें हैं वे बातें ऐसी लिखनी चाहिए जो सभी की समझ में आने वाली हो। प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता के लिए जो लेखन किया जाता है, जो किसी भी समसामयिक घटना पर लिखा जाता है और ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक किसी भी स्थिति का हो सकता है, उसके तहत ये लेखन किया जाता है, उसे पत्रकारीय लेखन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, अध्यापक और छात्र के बीच जो गृहकार्य करने के लिए 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो इसमें आप अध्यापक और छात्र के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं उन बातों का आपको एक डायग्राम बनाना था और उसके तहत आपको 5 वाक्य लिखने थे। जैसे अध्यापक डैश, सभी बच्चों को नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे और ऐसे पाठ का नाम। फिर बच्चे बोलते नमस्कार सर, और हम अभी आप अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल जो भी है वह निकालना चाहते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य बनाते जाएंगे और हमें 5 वाक्य इसमें लिखने थे। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कक्षा 9 के अंतर्गत है, ये आपकी कक्षा 12वीं की क्लास में नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, बात सीधी थी, कविता की मूल संवेदना क्या है? तो इस कविता की मूल संवेदना यही है कि हमें भाषा पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा सीधी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी की समझ में आने वाली हो, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है। 8 में बताया गया है कि पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका तन मन इतना खो जाता है कि वे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि मानो बेबी आसमान में ऊंचाइयों को छूते हुए उनका मन भी उड़ रहा है। और वे इसी के कारण वे छतों के जो खतरनाक किनारे होते थे उन छतों के खतरनाक किनारों पर वे सुध-बुध खो जाते थे और कई बार वे गिर जाते थे या उनके शरीर का जो रोमांचक स्थिति होती थी वह उन्हें गिरने से बचाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, श्रेष्ठ को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? तो श्रेष्ठ को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने तर्क दिए कि जिस प्रकार कोई अवधूत सुख दुख, सर्दी, गर्मी, वर्षा,
हर स्थिति में वह एक समान रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जो शीर्ष का पुष्प होता है, जब भीषण गर्मी में अन्य पेड़ पौधे उगने के लिए भी वे कतराते रहते हैं, ऐसे में शीर्ष का पुष्प हरा भरा रहता है तथा इससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता है। यह अपनी कोमलता को प्राप्त करता रहता है और भीषण गर्मी में भी यह अपने फूलों को लहलहाता रहता है। अतः इसके अंदर एक अवधूत की तरह, माने श्रेष्ठ साधु की तरह इसके अंदर गुण विद्यमान होते हैं। ऐसी बातें लेखक ने बताई। अगला प्रश्न है 10 नंबर। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार के अनुसार जो खरीदने की शक्ति है वही परचेजिंग पावर होती है। अर्थात वर्तमान समय में लोग पैसे के घमंड में आकर के कुछ ऐसी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिन वस्तुओं का हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति दिखावा करना अधिक पसंद करते हैं और दिखावे के कारण वे ऐसी वस्तुएं घर में ले आते हैं जो अनावश्यक होती हैं। अतः इसमें बताया गया है कि लोग बैंक बैलेंस, अन्य वस्तुएं इसीलिए तैयार करते रहते हैं, वे लोगों के लिए नीचा दिखाने के लिए कार्य करते हैं। यही बात इस पाठ में बताई गई है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 11। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? क्योंकि घर में उनके बच्चे, पत्नी, पुत्री कोई भी उनका सम्मान नहीं करता था, उनको बातों को नहीं मानता था। अतः अपना मन बहलाने के लिए वे कभी मंदिरों में, कभी ऑफिस में, कभी बाजार में घूमकर या चड्डा जी आदि मित्रों के साथ वे घूमा करते थे, अपना मन बहलाते रहते थे और लेकिन घर देरी से पहुंचते थे। यही कारण है कि वो घर लेट पहुंचते थे। अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? तो दत्ताजी राव ने लेखक की मदद करते हुए उसके पिताजी को बुलाया और उसके पिताजी को पढ़ने के लिए बार बार आग्रह किया और उससे कहा यदि तुम नहीं पढ़ाओगे तो इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। और माँ के सहारे से एक मनगढ़ंत कहानी रच करके उसको पढ़ाने के लिए तैयार किया और उसके पिता को फटकारा कि बालक है, आप इसकी ज़िंदगी को क्यों खराब कर रहे हो। ऐसा कहकर के दत्ताजी राव ने उसकी मदद की थी। मित्रों अगला प्रश्न है जो भाग नंबर 6 है, जो अब आपके 3-3 नंबर के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था पैसा कमाना। वह ये न केन प्रकारेण वह अपाहिज के बहाने अपने चैनल को प्रसिद्ध करना चाहता था और उसकी जो प्रसिद्धि थी उस प्रसिद्धि के आधार पर वह धन कमाना चाहता था। यदि हम उनके स्थान पर होते तो साक्षात्कार किस प्रकार लेते? तो हम उसकी तरह उसे प्रताड़ित करके, उसके मन के भावों को खोजकर, उसके दुखों को क्रोध करके ऐसे कार्य नहीं करते। यदि हम लेखक की जगह होते तो उसके साथ सहानुभूति रखते, उसकी अपाहिजता का हम अपमान नहीं करते, उसे समाज में दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ते तथा बार बार जब उसके द्वारा अपने दुख का वर्णन नहीं किया गया तो हम अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर अंकुश रखते और उसके साथ सहानुभूति रखते। ऐसा भाव हम उसके साथ करते थे। प्रश्न इसकी का अथवा में है, ऊषा कविता के आधार पर बताइए कि कविता ने किन किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। तो कवि ने कभी राख से लीपा हुआ चौका, कभी काली सिल, कभी मसाला पीसने की सिल, तो कभी चाक, खड़िया आदि नए नए प्रयोग इसमें बताए गए हैं। और अन्य कौन कौन से उपमान इसमें प्रयोग किए हैं? तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें एक नायिका के, सुंदर नायिका के समान माना है जो किसी जल में स्नान करती है और जिस प्रकार उसके अंग जल में स्नान करते हुए हिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही सूर्य भी हमें आसमान में हिलता हुआ दिखाई देता है। तथा आकाश की जो उपमा है वह किसी नीले स्वच्छ जल से की गई है। आदि ऐसे ऐसे उपमानों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है और इस प्रकार से हमें ये आंसर लिखना था। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 14 है। इसमें बताया गया है कि भगत जी का आचरण समाज में शांति एवं समता की स्थापना किस प्रकार कर सकता है। तो भगत जी जैसे लोग थे वो अपना व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते थे, वो अपनी आवश्यकता का सामान ही केवल काला नमक और जीरा खरीदते थे, जिससे कि समाज में हाय तौबा नहीं
मचा करता था और लोगों को अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भगत जी जैसे जो लोग हैं वो समाज में शांति तथा समानता की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यर्थ में सामान नहीं खरीदेंगे तो सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी, और जब सभी लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होगी तो बाजार भी सही अर्थों में काम करेगा। इसलिए कहा गया है कि सही उद्देश्य जो बाजार का है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, अतः लोगों की आवश्यकता की पूर्ति उसी समय हो सकती है जब बाजार में सभी वस्तुएं उपलब्ध हो सके। मित्रों, इसी के अथवा में एक प्रश्न है, ढोलक की ताप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी बरती थी? पहलवान की ढोलक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जब गांव में हैजा के कारण सारा गांव त्राय त्राय कर रहा था, रात्रि के समय कुत्ते और सियार पिचास आदि की आवाज़ें लोगों को डराती रहती थी, लेकिन ऐसे समय में भी जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो उनके अंदर जीवने की एक जिजीवसा पैदा होती थी। ऐसी बातों से भी उन लोगों के मन में संजीवनी बढ़ती रहती थी। ऐसी बातें आपको लिखनी थी। प्रश्न नंबर 15 है, सिल्वर बेंडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनके बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, अर्थात उनकी जो पत्नी थी वह पुत्री के कारण वह नए वातावरण में ढलने का प्रयास करती थी, इसीलिए कभी कभी वह अपने होठों पर लाली लगाती थी, ऊंची एड़ी की सैंडलें पहनना पसंद करती थी तथा वह बिना बाह का ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, जबकि यशोधर बाबू उससे इन बातों के लिए मना करते थे कि बुढ़ापे में तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए उनके जो पुत्र थे वो पुत्र भी उनकी 25वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, 25वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, जो इन बातों को यशोधर बाबू पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस कहानी के आधार पर बताया गया है कि इसमें पुरानी तथा नई पीढ़ी के बीच में वैचारिक अंतर दिखाई देता है। और इसी का अथवा है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? तो इसमें जो अध्यापक था उस अध्यापक के आधार पर ही लेखक ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अध्यापक के आधार पर ही वह कविता लिखना सीखा। और जब कभी कभी वह इतना विभोर हो जाता था तो रात्रि के समय जाकर के वह गुरुजी को दिखाता था। कभी गुरुजी के घर के आगे जो मालती की बेल थी उस पर उसने कविता लिखना सीखा, तथा भैंस चराते समय वह कभी भैंस की पीठ पर, पत्थर पर, खेत में आदि स्थानों पर वह कविता लिखना प्रारंभ करता था और कविता सीखता रहता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, 7 समुद्र मस करूं लेकिन सब वनराज, और सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा इस कहानी के आधार पर हमें बताया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, इसमें हरवंश राय बच्चन का आपको साहित्य परिचय लिखना था। तो मित्रों, हरवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था तथा 2003 में इनकी मृत्यु मुंबई में हो गई थी। ये महान नायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में बच्चन बच्चन के नाम से पुकारा करते थे, अतः इनका जो गोत्र है वह बच्चन पड़ा। वैसे ये जाति से कायस्थ जाति के थे। इनके माता पिता के बारे में बताया जाता है कि वे बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी 2 शादियां हुई थी। पहले शादी इनकी जो होती है, लेकिन सन 1935 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इनकी दूसरी शादी तेजी बच्चन नाम से होती है, जो 1942 में होती है। इन्होंने मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि रचनाओं को लिखा और इन्हें हालाबाद का जनक भी माना जाता है। और दूसरा इसमें अथवा है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ और धर्मवीर भारती ने धर्मयुग, अंधा युग आदि रचनाओं को लिखा था। प्रश्न नंबर 17 है, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको संकेत लिखना था, संदर्भ में लिखना था। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और प्रसंग में बताना था कि लेखक बताना चाहता है, ऐसे ऐसे आपको लिखना था। फिर उसके बाद आपको इसमें
इसका अर्थ करते हुए व्याख्या लिखनी है। और विशेष में आपको खड़ी बोली, प्रसाद गुण, पांचाली रीति, लक्षणा सब शक्ति, अनुप्रास, रूपक और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ऐसे आपको बताना था। इसी के अथवा में जो दूसरी व्याख्या है वह फ्राक गोरखपुरी के पाठ रुबाइयाँ पाठ 9 से ली गई है, ऐसे ही आपको इसके अंदर लिखना था। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में बताया गया है कि इसका भी आपको व्याख्या करनी है। तो पहला जो है वह भक्ति नामक रचना से लिया गया है, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा है, उनके बारे में इसमें बताना था। और इसी के अथवा में जो है वह काले मेघा पानी दे, इसमें बताया गया है कि जो लेखक है वह लेखक अपनी जो दीदी है उस दीदी के दबाव में कैसे क्या कार्य करता है, इसमें पाठ में बताया गया। और विशेष में आपको लिखना था कि इसमें विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों के बारे में कंपेयर करा गया है और इनके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 19 है। इसमें आपको एक निविदा तैयार करनी थी। तो सबसे पहले आपको विद्यालय के बीचों बीच में लिखना था और इसमें दाएं तरफ आपको क्रमांक लिखना था और बाएं तरफ इसके में आपको दिनांक लिखनी थी। उसके बाद में निविदा और फिर उसके बाद में भाषा बनानी थी कि समस्त निविदा धारकों को सूचित किया जाता है कि फलाने फलाने तारीख को इतने बजे आपको ऐसे ऐसे निविदाएं प्राप्त की जाती है और प्राप्त सभी निविदाओं को इतने बजे खोला जाएगा। जो निविदा प्रपत्र इस प्रकार से है। फिर उसके बाद में आपको 5 डिब्बे बनाने हैं और उसमें लिखना था क्रमांक, निविदा प्रक्रिया, अनुमानित लागत, धरोहर राशि और समय सीमा। उसके बाद में आपको जो के एंड में जाकर के सचिव तारीख ऐसे आपको लिखना था और इसी के नीचे जो विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति लिखनी थी। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बीचों बीच, इसके बाद में जो आपका उल्टा हाथ है उस पर आपको क्रमांक लिखना था और सीधे हाथ की तरफ आपको दिनांक लिखना था, विज्ञप्ति लिखनी थी और इसमें लिखना था समस्त 10वीं एवं 12वीं के बच्चों को सूचित किया जाता है कि आपकी तारीख इतने इतने से जो परीक्षा ली जाती थी वे परीक्षाएं आपकी जगह परिवर्तित की जाती हैं। अन्य सभी सूचनाएं यथावत रहेंगी और आपको सीधे हाथ पर ही नीचे की तरफ आपको लिखना था सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इसके बाद में आपका 20 नंबर प्रश्न है जो इसमें आपको एक निबंध लिखना है और निबंध आप अपनी अनुसार सभी बच्चों का अलग अलग रहेगा, अतः इसमें बताने लायक कोई ऐसी बातें नहीं है। एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अतः सभी बच्चों से निवेदन है कि परमार क्लासेस 4 साइंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।